हेलो स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत आज से राजनीति विज्ञान को प्रारंभ करते हैं। और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 और अध्याय का नाम होगा सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। लेसन को प्रारंभ करने से पहले दो बातें बोलेंगे कि आपके माइंड में जो पिछले साल यानी क्लास 9th के अंतर्गत जो लोकतंत्र के विषय में पढ़ाया गया है वह आपके माइंड में रिफ्रेश कर लीजिए। क्यों रिफ्रेश कर लीजिए? क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र के हम लोग थ्योरी को पढ़ना है कि लोकतंत्र के सिद्धांत को पढ़ना है। जिस लोकतंत्र के विषय में आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो थोड़ा बहुत हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे। उसको माइंड में रिफ्रेश करने का प्रयास कीजिएगा, माइंड में लाने का प्रयास कीजिएगा। और यदि नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 के अंतर्गत यह लेसन हमें क्या बताना चाहता है, इस लेसन का एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यह लेसन हमको यह बताना चाहता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है। आप सत्ता की साझेदारी से क्या समझते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, यानी कहें तो सत्ता की साझेदारी के पीछे आपका लॉजिक क्या है, तर्क क्या है। तथा अगर नेक्स्ट या लास्ट की बात करें तो वह है कि सत्ता के साझेदारी का स्वरूप क्या होगा। यानी आप सत्ता की साझेदारी की बात करते हैं तो सत्ता की साझेदारी यानी संपूर्ण राष्ट्र के लोगों को सत्ता में साझेदार बनाने के लिए आप किस प्रकार के स्वरूप को निर्धारित करेंगे, किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। तो यही हम लोगों को 3 चीज़ें पढ़ना है। यद्यपि इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुसंख्यकवाद क्या है, तो उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोग प्रारंभ किससे करते हैं तो सत्ता की साझेदारी से करते हैं। सत्ता की साझेदारी से करते हैं। साझेदारी, सत्ता की साझेदारी क्या है। और इससे पहले हम लोग लोकतंत्र को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि लोकतंत्र क्या है। शब्द यदि लोकतंत्र की बात किया जाए तो शब्द लोकतंत्र डेमोक्रेसी का हिंदी पर्याय है, जो यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस और क्रेसिया से निकला है। डेमोस का अर्थ क्या होता है, जनता, तथा क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। और इस तरह से अगर डेमोक्रेसी की बात किया जाए या लोकतंत्र की बात किया जाए तो इसका अर्थ होता है जनता का शासन। जनता का शासन। सीले ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए सीले ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन तंत्र है जिसमें सभी लोगों की भागीदारी होती है। यहाँ पर इस परिभाषा को यानी सीले की इस परिभाषा को याद रखिएगा, क्योंकि सीले क्या कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र के सभी लोगों की भागीदारी होती है। यद्यपि अगर लोकतंत्र की सबसे बेहतर और सुप्रसिद्ध परिभाषा की बात किया जाए तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया। अब्राहम लिंकन क्या कहता है कि लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी गई शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर संपूर्ण रूप से कहने का अर्थ यह है कि जिस हम लोकतंत्र को आज दुनिया का सबसे बेहतरीन शासन तंत्र के रूप में जानते हैं वह वास्तव में क्या है तो जनता का शासन है। यह किसके द्वारा निर्मित होता है तो यह जनता के द्वारा निर्मित होता है। यह किसके लिए, यानी कि यह जनता द्वारा निर्मित जो शासन व्यवस्था है वह किस पर शासन करती है तो जनता पर शासन करती है।
तो यह शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसके द्वारा निर्मित की जाती है? तो जनता के द्वारा। यानी लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही क्या होती है? केंद्र होती है, केंद्र में होती है। अब यहाँ पर हमको लोकतंत्र से विशेष मतलब नहीं है। अगर लोकतंत्र के स्वरूप की बात करें तो हम लोग आगे जब आएगा, या लोकतंत्र की प्रकार की बात करें तो जब आगे हम लोगों को जब ज़रूरत पड़ेगा उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। हालांकि संघवाद के अंतर्गत इसको ज़रूरत पड़ेगा, और माइंड रिफ्रेश कर लीजिएगा कि अगर लोकतंत्र के प्रकार की बात करें तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है प्रतिनिधित्व या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हालांकि यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, जब हम लेसन 2 में प्रवेश करेंगे वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जितनी हमारी आवश्यकता है, यानी कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा, ध्यान रखिएगा कि कभी कभी लोकतंत्र की जो अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा दी गई है उस पर बहुविकल्पी का प्रत्यक्ष क्वेश्चन बना देता है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को ये समझना है कि जब हम ये जान गए हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति होता है वह क्या होता है? जनता का शासन होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? तो जनता के द्वारा निर्मित होता है। किस पर शासन करती है? तो जनता पर शासन करती है, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अब इसमें सत्ता की साझेदारी क्या है? तो इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सत्ता की साझेदारी है वह एक तरीका है, शासन व्यवस्था का एक तरीका है, एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र के अंतर्गत समाज के प्रत्येक समुदाय और समूह के लोगों की भागीदारी होगी। यानी कहने का अर्थ यह कि जो सत्ता की साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करता है कि समाज के प्रत्येक समुदाय और समूह को सत्ता में साझेदारी दी जाएगी। यह आवश्यक भी है। यह आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र के संपूर्ण लोगों की हिस्सेदारी होती है। अगर तो राष्ट्र के संपूर्ण लोगों की जब हिस्सेदारी होती है तो उसमें राष्ट्र के संपूर्ण लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होना चाहिए, तथा राष्ट्र के लोगों को यह अधिकार भी होना चाहिए कि राष्ट्र के संबंध में जितनी भी नीतियां बनाई जाती हैं, जितने भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उन बनने वाले नीतियों में, उन बनने वाले कानूनों में हमारी भी सलाह ली जाए। हम कैसे सलाह देंगे? तो हम तब सलाह दे सकते हैं जब शासन व्यवस्था में हमारी साझेदारी, हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। और जो सत्ता में साझेदारी है, जो लेसन का नाम है, सत्ता में साझेदारी यह सुनिश्चित करता है कि समाज के प्रत्येक लोगों को शासन व्यवस्था में भागीदारी दी जाएगी। अब क्यों आवश्यक है? अभी हमने कहा कि जो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होती है, तो प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी जो समुदाय होते हैं वह क्या होते हैं? वह व्यवस्था के अधीन होते हैं। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सभी शक्तियों का स्रोत, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शक्ति का स्रोत कौन होता है? स्रोत जनता होती है, जनता होती है। तो यह आवश्यक है कि राष्ट्र की संपूर्ण जनता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें क्या किया जाए? उन्हें भागीदारी दी जाए। यही कारण है कि सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है।
साझेदारी आवश्यक है। अगर हम सत्ता की साझेदारी की बात करें तो सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। क्यों लोकतंत्र की आत्मा है? इसलिए लोकतंत्र की आत्मा है कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है, यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो समाज के सभी वर्गों को सत्ता में भागीदारी देने का, भागीदारी करने का अवसर उपलब्ध कराती है। यही कारण है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यह अगर बात करें कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किन तर्कों पर आधारित है, तो यह दो प्रकार की तर्कों पर आधारित है। यह दो तर्कों पर आधारित है। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, और दो तर्क हैं। नंबर 1 युक्तिपरक तर्क, या इसे समझदारी का तर्क भी कहा जाता है, समझदारी का तर्क कहा जाता है। जब हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शक्तियों का स्रोत जनता होती है, यानी संपूर्ण शक्तियां जनता में ही निहित होती हैं, तो यह आवश्यक है कि राष्ट्र की जितनी भी जनता है उसको क्या किया जाए, उसको सत्ता में साझेदार बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, यानी कि सत्ता में संपूर्ण लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो होता क्या है, इससे वह जनता जिसकी साझेदारी नहीं होती है, जिसकी भागीदारी नहीं होती है, वह जनता क्या समझने लगती है कि यह राष्ट्र मेरा नहीं है। और जो बहुसंख्यक होते हैं, यानी कि जिनकी संख्या अत्यधिक होती है और बहुसंख्यक होते हैं, वह बहुसंख्यक क्या करने लगते हैं, जो कमजोर तबका होता है यानी अल्पसंख्यक होता है, अल्पसंख्यकों पर मनमानी करने लगता है। लेकिन यदि सत्ता में साझेदार बना दिया जाए, सभी लोगों को सत्ता में साझेदार बना दिया जाए, चाहे वह अल्पसंख्यक हो चाहे वह बहुसंख्यक हो, तो जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले कानून को पारित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जो सत्ता में साझेदारी है, सत्ता में साझेदारी यह सुनिश्चित करती है कि उस व्यक्ति से भी, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो, उस व्यक्ति से भी राष्ट्र की नीतियों के संबंध में उससे सलाह लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि समाज का कोई भी समुदाय होगा, उसको प्रभावित करने वाले, चाहे उसकी संस्कृति को प्रभावित करने वाले, चाहे उसकी भाषा को प्रभावित करने वाले जो भी नीति का निर्धारण किया जाएगा, उसमें सभी लोगों का सलाह लिया जाएगा। अगर हमसे सलाह लिया जाएगा, यानी कि तो हमारी संस्कृति और हमारी भाषा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है। यही कारण है कि इसे समझदारी का तर्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि यदि हमारी सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित रहती है तो हम क्या कर सकते हैं, इससे दो समुदायों के मध्य जो उत्पन्न होने वाले विवाद हैं, वह टकराव हैं, वह क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्योंकि हमसे अल्पसंख्यक को प्रभावित करने वाले कोई भी नीति या कानून पारित ही नहीं हो सकता है। यही कारण है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में एक बात कही जाती है, सत्ता की साझेदारी के विषय में एक बात कही जाती है कि सत्ता की साझेदारी समुदायों के बीच, समुदाय या समूहों के बीच उत्पन्न होने वाले टकराव को कम करता है, क्योंकि उसको प्रभावित करने वाले, यानी अगर हमने कहा ना कि अगर हमको प्रभावित करने वाले कोई भी कानून बनाया जाएगा और मेरी भागीदारी है तो मैं उस कानून को पास नहीं होने दूंगा।
और सत्ता की साझेदारी यह सुनिश्चित करता है कि अगर हमारी सत्ता में साझेदारी है तो दो समुदायों के मध्य जो उत्पन्न होने वाले विवाद हैं, टकराव हैं, वह क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमको प्रभावित करने वाला कोई भी कानून पारित नहीं होगा। अगर हमारी सत्ता में साझेदारी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हमको प्रभावित करने वाला कोई भी कानून या नीति पारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर कहें तो सत्ता की साझेदारी क्या करता है, सत्ता की साझेदारी समाज के किसी भी समुदाय या समूह के मध्य उत्पन्न होने वाले टकराव को कम करता है। और दूसरी चीज क्या करता है कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक पर मनमाने करने से रोकता है। यह यहाँ पर बहुसंख्यक क्या है, देखो बहुसंख्यक का मतलब है कि चाहे भाषा के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर किसी भी राष्ट्र में कोई किसी की संख्या कम हो सकती है और किसी की संख्या ज़्यादा हो सकती है। जैसे अगर भाषा बोलने वाले की बात किया जाए तो हम श्रीलंका का उदाहरण इसमें आया है और श्रीलंका का उदाहरण की हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो सिंहली भाषा बोलने वाले क्या हैं, बहुसंख्यक हैं। लेकिन जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं वह क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं। होता क्या है कि यह जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक होते हैं वह जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, भाषा के आधार पर हो सकता है, या कोई विशेष समुदाय या वर्ग के आधार पर भी यह अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक हो सकता है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है कि बहुसंख्यक क्या कर सकता है, अल्पसंख्यक के हितों को प्रभावित कर सकता है। और इस तरह से यदि अल्पसंख्यक के हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी निर्णय लेता है तो उससे दोनों के मध्य यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के मध्य विवाद उत्पन्न होना, टकराव उत्पन्न होना लाजमी है। तो सत्ता की साझेदारी क्या करता है, यह सत्ता की साझेदारी दोनों ही काम करता है कि सत्ता की साझेदारी समुदाय या समूहों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद को कम करता है तथा बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक के हितों के विरुद्ध मनमाने निर्णय लेने से रोकता है। और यही कारण है कि यह क्या है, एक समझदारी का तर्क है। तो इसको हम लोग युक्ति परक तर्क है या इसे समझदारी का तर्क भी कहा जाता है। अगर दूसरी तर्क की बात करें तो दूसरा तर्क क्या है, तो नैतिक तर्क है। नैतिक तर्क। अब नैतिक तर्क क्या है, नैतिकता क्या है, तो हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता ही संपूर्ण शक्तियों का स्रोत होती है। तो यह जाहिर सी बात है कि जब संपूर्ण जनता शक्तियों का स्रोत होती है तो हमको भी राष्ट्र के अंतर्गत भागीदारी होनी चाहिए। और यही कारण है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी होती है वह क्या होती है, वह लोकतंत्र की आत्मा होती है। और लोकतंत्र के अंतर्गत जितनी भी सरकारों का निर्माण होता है वही सरकार वैध सरकार मानी जाती है, जिसमें समाज के प्रत्येक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। अन्यथा वह सरकारें क्या हो जाती हैं, अवैध हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर कहें तो यह नैतिक तर्क है, यह नैतिकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सभी लोगों को, राष्ट्र के सभी लोगों को सत्ता में भागीदार बनाना चाहिए। अगर नहीं बनाया जाता है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब है ही नहीं। तो इस प्रकार से अगर कहें तो सत्ता की साझेदारी आवश्यक है, क्योंकि उसका युक्तिपरक तर्क तथा नैतिक परक तर्क यह सुनिश्चित करता है कि अगर सत्ता की साझेदारी रहेगी तो बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों की संरक्षण किया जा सकता है तथा जो देश में, जो राष्ट्र में जो उत्पन्न होने वाले दो समुदायों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद हैं, कभी वह क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। क्योंकि वही विवाद क्या करता है, कभी कभी हिंसक रूप ले लेता है। और हिंसक रूप जब ले लेता है तो वह क्या बन जाता है, वह किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक हो जाता है, घातक हो जाता है। और यही कारण है कि हमें क्या करना होगा, हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमें समाज के सभी समुदायों को, सभी समूहों को सत्ता में साझेदार बनाना आवश्यक है।
अब प्रश्न यहां पर उठता है कि सत्ता में साझेदारी यदि आवश्यक है तो हम कैसे, किस प्रकार की एक संरचना डेवलप करें, किस प्रकार की एक व्यवस्था बनाएं जिसके अंतर्गत राष्ट्र के सभी लोगों को सत्ता में साझेदार बनाएं। तो इसका स्वरूप निर्धारित किया गया है। इसका स्वरूप क्या निर्धारित किया गया है? इसको हम लोग टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं कि सत्ता की साझेदारी का, सत्ता की साझेदारी का स्वरूप। सत्ता की साझेदारी का स्वरूप। तो हमने कहा ना कि सत्ता की साझेदारी क्या सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र के सभी लोगों को सत्ता में साझेदार बनाया जाएगा। तो आखिर कौन सा हम संरचना, कौन सा हम एक व्यवस्था मॉडल को डेवलप करें जिसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को सत्ता के अंतर्गत भागीदार बना सकें। तो ये सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत ये पहला होता है कि शासन के विभिन्न अंगों के अंतर्गत बंटवारा होता है। शासन के विभिन्न अंगों के मध्य बंटवारा। इसको हम लोग क्षैतिज बंटवारा भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि इसको शासन का क्षैतिज बंटवारा। ध्यान रखिए कि एक सिद्धांत है कि सत्ता का राजनीतिक बंटवारा नहीं किया जा सकता। यह बहुविकल्पी के अंतर्गत इस पर क्वेश्चन भी पूछता है। तो देखिए, सत्ता के अंतर्गत जो राजनीतिक बंटवारा नहीं किया जा सकता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ऐसा बात नहीं है कि हम विभिन्न समुदाय हैं तो विभिन्न समुदाय को शक्तियों को विभाजित कर दें। अगर ऐसा किया जाएगा तो कोई एक राष्ट्र रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर हर राष्ट्र अलग हो जाएंगे, जाति के आधार पर राष्ट्र अलग हो जाएंगे, ये धर्म के आधार पर राष्ट्र अलग हो जाएंगे, समुदाय या समूह के आधार पर वह एक अलग राष्ट्र बन सकते हैं। तो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि क्या किया जाता है, सत्ता में सभी को भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो शक्तियों की बंटवारा की अगर बात करें तो शासन के विभिन्न अंगों के मध्य क्या होता है, बंटवारा होता है। यह इसको हम लोग क्षैतिज बंटवारा के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शासन के एक ही स्तर पर, शासन के एक ही स्तर पर क्या होता है, उसका विभाजन होता है, शक्ति का विभाजन होता है, शक्ति का विभाजन होता है। यह सिद्धांत अगर कहें तो यह मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत पर आधारित है। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत क्या व्यवस्था करता है कि अगर सत्ता में निरंकुशता को हटाना है, तानाशाही को हटाना है, तो आपको क्या करना होगा, शासन के जो 3 अंग निर्धारित करना पड़ेगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या किया गया है, क्षैतिज बंटवारे के अंतर्गत शासन व्यवस्था को विभिन्न अंगों में बांट दिया गया है। यानी कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका। यह तीनों ही संस्थाएं, यह शासन व्यवस्था के जो 3 अंग हैं, यह तीनों ही अंग एक ही स्तर पर रहकर विभिन्न कार्य करते हैं। कार्यपालिका का कार्य है कि विधायिका के द्वारा जो विधियां निर्धारित की जाती हैं, या यहां से शुरू करें कि विधायिका का कार्य क्या है, विधियों का निर्माण करना। विधायिका के द्वारा जो विधियां निर्मित की जाती हैं वह कौन लागू करता है, तो कार्यपालिका लागू करती है। तथा यह दोनों के कार्यों की समीक्षा किसके द्वारा किया जाता है, न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है।
तो इस तरह से क्या होता है, यह तीनों ही शासन के तीनों ही अंग क्या करते हैं, एक ही स्तर पर रह करके अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। इससे एक संस्था निरंकुश नहीं हो सकती है, एक संस्था तानाशाह नहीं हो सकती है, और यही कारण है कि इसको नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है कि देखिए, जो विधायिका है वह किस प्रकार की विधियां बनाएंगे। अगर विधायिका संविधान से पृथक जाकर के कोई विधि का निर्माण करती है, या कहें कि दी गई शक्तियों से बाहर जाकर के कोई विधि का निर्माण करती है, तो न्यायपालिका क्या करेगी, उसकी समीक्षा कर देगी, और समीक्षा करके न्यायपालिका उस विधि को, उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से विधायिका क्या करती है, कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करती है। यानी विधायिका जो विधि का निर्माण करती है उसी के अनुसार कार्यपालिका को कार्य करना होता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए जो विधि होता है, कानून होता है, उससे पृथक जाकर के कार्य नहीं कर सकती है। और इस प्रकार से यह तीनों अंगों को अलग अलग निर्धारित करके इसके माध्यम से विभिन्न लोगों को सत्ता में साझेदारी कराने का अवसर उपलब्ध किया गया है। क्योंकि कार्यपालिका के अलग मेंबर होते हैं, विधायिका के अलग मेंबर होते हैं तथा न्यायपालिका के अलग मेंबर होते हैं, और इस तरह से यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का एक स्वरूप निर्धारित किया गया है। ठीक, इसके अतिरिक्त शासन के अगर विभिन्न अंगों की बात किया जाए तो इसके अलावा एक और शासन का स्वरूप निर्धारित किया गया है, और वह है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकारों में यह अक्सर देखा जाता है कि देखिए, यहाँ पर एक चीज और भी जान लीजिए कि इसको हम लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण भी कहते हैं। क्योंकि सत्ताएं दो प्रकार की, शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की निर्मित की जाती हैं। एक को हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं और दूसरे को संघवादी शासन व्यवस्था कहते हैं। हम लोग जब दूसरा अध्याय आएगा, यानी कि इसी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 2 पढ़ेंगे, तो हम लोग संघवाद को पढ़ेंगे। तो जब संघवाद को पढ़ेंगे वहाँ पर काफ़ी विस्तार से इस पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि कोई न बहुत सी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ पर एक ही शक्ति संपूर्ण राष्ट्र को नियंत्रित करने वाली एक ही शक्तियाँ निर्मित होती हैं, जिसको हम लोग केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सरकार की विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा क्यों किया जाता है, मैक्सिमम लोगों को, राष्ट्र के अत्यधिक लोगों को राष्ट्र के अंतर्गत अपनी भागीदारी कराने के लिए किया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक केंद्र सरकार के अलावा प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारों का निर्माण किया जाता है। हालांकि प्रत्येक देशों में इसे प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो भारत के अंतर्गत इसे राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया है कि यह दूसरे स्तर की जो सरकारें निर्मित होती है, यानी केंद्र सरकार के अतिरिक्त केंद्र सरकार, हम इसको डायग्राम बनाएंगे, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार, जिसको क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार के भी नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारे भारत की यदि बात की जाए तो भारत में क्या है, राज्य सरकारें कही जाती है। तो राज्य सरकार, लेकिन सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया है, एक तीसरे स्तर की भी सरकार का निर्माण किया गया है। तीसरे स्तर की सरकार के अंतर्गत जिसको हम लोग स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं, स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। अब यह क्या है, यह तीसरे स्तर की जो सरकार है वह ग्रामीण स्तर पर तथा शहरी स्तर पर गठित की गई है। और इस तरह से
यहां पर कोशिश यह किया गया है कि जो सत्ता का, जो शक्ति का बंटवारा है वह उच्चतर से निम्नतर की ओर, उच्चतर से निम्नतर की ओर, निम्नतर की ओर बांट दिया जाए, बांटा गया है। यहां पर कोशिश यह किया गया है कि राष्ट्र के प्रत्येक लोगों को, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, समूह का हो, किसी भी धर्म या भाषा बोलने वाला हो, उसे राष्ट्र की जो शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। तो यह दूसरे प्रकार की व्यवस्था है। अगर तीसरे प्रकार की व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक समूहों की सरकार। सामाजिक समूहों के बीच तीसरा है ये समुदायों के मध्य, समुदायों के मध्य मध्य शासन का बंटवारा, बंटवारा। ऐसा हो सकता है कि सत्ता में साझेदारी यानी जनता के का शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदायों के बीच भी शक्ति का विभाजन, सत्ता का विभाजन किया जा सकता है। तो यहां पर होता है, इसका सबसे बेहतरीन अगर उदाहरण की बात करें तो बेल्जियम में मिलता है, बेल्जियम में मिलता है। हम बेल्जियम के विषय में जानते हैं कि वहां डच और फ्रेंच भाषी हैं, फ्रेंच भाषी हैं। अगर डचों की संख्या की बात करें तो 59% क्या हैं, डच भाषी हैं, और 40% क्या हैं, फ्रेंच भाषी हैं। यहां पर बहुसंख्यक कौन है, डच है। तो यहां पर क्या हुआ कि सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। क्यों किया गया, तो दोनों समुदायों के बीच यानी कि जो डच थे, यहां पर भाषा के आधार पर जो डच थे वह बहुसंख्यक थे, लेकिन वह काफी पिछड़े हुए थे। जो अगर अल्पसंख्यक कौन था तो फ्रेंच बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक थे, लेकिन वह समाज के में काफी समृद्ध थे तथा सभी संसाधनों पर उनकी पकड़ थी। यही कारण है कि इन दोनों के मध्य 1950 और 60 के दशक में क्या होता है, टकराव उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो 1970 से 80 के बीच में जो बेल्जियम के संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन के उपरांत जिस प्रकार की व्यवस्था किया गया, तो उसमें सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। सामुदायिक सरकार का निर्माण किया गया। इसको बेल्जियम में सामुदायिक सरकार कही जाती है। यानी फ्रेंच डच बोलने वाले अपनी सरकार का निर्माण करेंगे तथा फ्रेंच बोलने वाले अपनी सरकार का निर्माण करेंगे, तथा उनसे संबंधित जितने भी कानून होंगे इनके सलाह के बिना पारित नहीं किया जाएगा। चाहे संस्कृत को प्रभावित करने वाले कानून हो, चाहे उनकी भाषा को प्रभावित करने वाले कानून हो, यानी किसी भी प्रकार का जो कानून पारित किया जाता है वहाँ उस पर जब तक से उस सामुदायिक सरकार से यानी समुदाय से जब तक से सलाह नहीं लिया जाएगा तब तक से उसे पारित नहीं किया जाएगा। तो यह बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार की जो उदाहरण मिलता है वह विश्व का एक अनोखा चीज का निर्माण करता है, क्योंकि इस प्रकार के विश्व में कहीं पर दिखाई नहीं देता है कि सामुदायिक सरकार का गठन किया है। लेकिन वहां पर क्या किया गया कि यहां पर डच और फ्रेंच के मध्य जो विवाद हो रहा था, विवाद की समस्या का समाधान करने के लिए वहां पर सामुदायिक सरकार का गठन किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सत्ता में साझेदारी के लिए यह भी एक स्वरूप है कि वह वहां पर क्या कर दिया जाए, सामुदायिक सरकार का गठन कर दिया जाए, और वह सामुदायिक सरकार अपने समुदाय के लोगों पर शासन व्यवस्था करे। तो यह एक तीसरा तरीका था। अगर चौथे तरीके की बात करें तो चौथा तरीका है यह थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, हालांकि मैं कोशिश दबाव समूह तथा राजनीतिक आंदोलनों के माध्यम से, यह भी
सत्ता की साझेदारी का एक तरीका है। देखिए, कोई भी स्वरूप ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि राष्ट्र के सभी लोगों को सरकार में शामिल कर लिया जाए। तो लेकिन कोई ना कोई तरीका डेवलप किया जाता है जिसके माध्यम से मैक्सिमम लोगों को, यानी अधिक से अधिक लोगों को सत्ता में साझेदारी दिया जा सके। तो उसके लिए एक स्वरूप निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो दबाव समूह होते हैं, चाहे राजनीतिक आंदोलन होता है, वह राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से भी राष्ट्र के लोग क्या करते हैं, सत्ता में साझेदारी करते हैं। अब दबाव समूह क्या है? तो अगर दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह एक ऐसा समूह है जो प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था में भाग नहीं लेता है, लेकिन वह शासन के नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। यानी स्पष्ट रूप से कहा जाए तो वह सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं करता है, लेकिन यह दबाव समूह क्या कर सकता है, सरकार के द्वारा कोई भी नीतियां निर्धारित की जाती हैं, कोई भी नीति पारित किया जाता है, तो उसमें वह क्या कर सकता है, तो उसमें प्रभावित करने की हैसियत रखता है। अब अगर दबाव समूहों के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे मजदूर संघ, मजदूरों का जो यूनियन बनता है, उसी तरह से शिक्षक समूह, शिक्षक संघ, उसी तरह से कर्मचारी संघ, यानी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के संघ का निर्माण किया गया है। अगर मजदूर संघ की बात करें तो मजदूरों से जितने संबंधित जब कानूनों का निर्माण किया जाता है तो मजदूर संघ क्या करता है, मजदूर संघ अपने लिए मांग रखता है और वह क्या करता है, सरकार उनकी मांगों पर ध्यान देने की कोशिश करती है या ध्यान देती है। यानी इनसे संबंधित जितने भी कानून बनते हैं, इनके मांग के अनुरूप सरकार कानून बनाती है। और इस तरह से अगर कहा जाए तो ये संघ क्या करता है, यह संघ भी सत्ता में साझेदारी करता है। ठीक, अगर हम किसान संघ की बात करें, किसान संघ की बात करें, अब किसान संघ क्या करता है, किसानों के से संबंधित जितने भी कानूनों का निर्माण किया जाता है, वह किसान संघ उसका अगर उसके हित में है तो उसका समर्थन करता है, अगर उसके हित में नहीं है तो उसका विरोध करता है। और सरकारें क्या करती हैं, सरकारें, देखिए यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंतर्गत बहुमत का शासन होता है और लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, जनता का मत, जनता का मत। आपके पास जितना जनता का मत है उतने ही आप शक्तिशाली हैं। जाहिर सी बात है कि जो भी सरकार बनेगी वह सरकार क्या होगी, वह इन लोगों को अप्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेगी। अगर हम किसान की बात करें तो किसान से संबंधित जितने भी बनने वाले कानून हैं, सरकार कोशिश करती है कि किसान संघ की मांगों को अनदेखा ना किया जाए, बल्कि किसान संघ की मांगों को मान लिया जाए। तो इस प्रकार से यह क्या कर रहा है, किसान संघ सत्ता में दबाव समूह के माध्यम से साझेदारी कर रहा है। अगर हम राजनीतिक आंदोलन की बात करें, यह एक चैप्टर के अंतर्गत दबाव समूह के विषय में आएगा, तो वह चैप्टर 6 या 4 है, याद नहीं आ रहा है। तो उसके अंतर्गत दबाव समूह के विषय में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना काफ़ी है। अगर राजनीतिक आंदोलन की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, देश में राजनीतिक आंदोलन किए जाते हैं। किस लिए? वह जनता की नीतियों को प्रभावित करने के लिए। अभी हमने उदाहरण दिया, किसान संघ की बात किया, लेकिन किसान क्या करता है या मजदूर क्या करता है, अगर उनको प्रभावित करने वाले कोई भी कानून सरकार के द्वारा बना दिया जाता है जो कि उनके हित को प्रभावित करता है, उनके हित के विपरीत होता है, तो वह क्या करती है, यह राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो जाता है और सरकार कभी कभी उस राजनीतिक आंदोलन के दबाव में आकर उस कानून को निरस्त कर देती है, समाप्त कर देती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से भी लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं और यह भी सत्ता में साझेदारी का एक स्वरूप है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सत्ता में साझेदारी का स्वरूप है वह
4 प्रकार का है, यानी कि हम क्या करते हैं कि शासन के विभिन्न अंगों में बंटवारा कर देते हैं, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा कर देते हैं, सामुदायिक सरकार का निर्माण कर लेते हैं, या जो दबाव समूह हैं या राजनीतिक आंदोलन के माध्यम से भी जनता क्या करती है, सत्ता में साझेदारी करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर मिलते हैं तो उस पर बहस करते हैं कि बहुसंख्यकवाद क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है, तथा बहुसंख्यकवाद क्यों घातक है, क्यों घातक है, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।